सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते। कहानी डिपो में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह और कहानी का नाम है उसने कहा था। लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आइए सुनते हैं कहानी उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जुबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चींथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बच्चों खालसा जी, ओ हटो पाई जी, ओ ठहरना पाई जी, ओ आंदो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफेद फेंटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने, खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, ओ हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बंबू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वो अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और ये रसोई के लिए बड़ियां। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरा घर कहाँ है? मागरे में। और तेरा? माजे में। यहाँ कहाँ रहती हो? अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। हे मेरे वाहेगुरु, राम राम, ये भी कोई लड़ाई है? अरे दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से, पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। और नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोनी निकल गई और तो चटाक से गोली चलती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लैना सिंह, अरे और 3 दिन हैं,
4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खा के सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल का सा हरा सा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देली पे मत्था टेकना नसीब ना हो। बाजी कहेगी। कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। ये पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधा बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले जमादार या नायब के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लैना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूरज निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते जा रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। ओह उद्यमी उठ, ओ सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लैना सिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, ओ मैं पादा बन गया हूं जी, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े और उदासी के बादल छंट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दे, वो ऐसी खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 को मत जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाडी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम? चुप कर ओए, यहाँ वालों को शर्म नहीं। वो देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वो सिगरेट देने में हट करती है, होठों से लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है सर, जैसे मैं जानता ही ना हूं। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पे आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। ओ कहीं तुम मांदे ना पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। दिल्ली शहर ते पिशौर नू जांदिए, कर लेना लौंगा दा वपार मड़िए, कर लेना नाड़े दा सौदा अड़िए। ओए ओए, दिल्ली शहर ते पिशौर नू जांदिए, हो लाना चटक कद्दूए नू, कद्दू बने आवे मजेदार गोरीए, हुण लाना चटक कद्दूए नू। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के दोनों कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है।
लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छुट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, तुम मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास एक दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से मेम बुन बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? और नहीं झूठ। यूं कहकर बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और चीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता। इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुक्म हुजूर। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने खड़ा हुआ। देखो, इसे दम ढावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, वहां मोड़ हैं। जहां मोड़ हैं वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले, उनसे जा मिलो। खंडक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहां रहेंगे। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहें, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझा कर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब तो लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो, तुम भी पियो। आंख झपकते झपकते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहां उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहां से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और इन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं? ओ नहीं साहब, और शिकार के मजे यहाँ कहाँ। याद है, पार साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं जब आप खोते पे सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक, पाजी कहीं का। उस सामने से वो नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने तो कभी देखी ना थी, और आपकी एक गोली उसके कंधे में लगी और पुट्ठे में से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों सा, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वो विलायत भेज दिया था। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे साहब।
हाँ रहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दियासलाई लेकर आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वो टकराया। कौन? वजीरा सिंह? वहाँ क्यों लेना? वो ऐसी क्या क़यामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, क़यामत आई है। लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं। सारा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू। ओह, मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पे धावा होगा। उठो, काम करो। पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के। देर मत करो। पर हुक्म तो ये है ना कि यहीं। और ऐसी तैसी हुक्म की? मेरा हुक्म? और जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर जाकर एक दियासलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाला था कि बिजली की तरह से दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दियासलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पे मारा और साहब आंख मिन गॉट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लाप्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। ये सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पे जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखाए? हमारे लप्टन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माजे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए, 4 आंखें। और 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के तवीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गऊ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गऊ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था और मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकाल के कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो हो। साहब की जेब में से पिस्तौल चली और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब लौट आए।
बोधा चिल्लाया। क्या है? लहना सिंह ने उसे ये कहकर सुला दिया, एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना सिंह ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कस कर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वो खड़ा था और बाकी लेटे हुए थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। अचानक आवाज आई, वाह गुरु जी दा खालसा, वाह गुरु जी दी फतेह। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी होर, अकाल सिखा दी फौज आई, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह, सत श्री अकाल। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना सिंह को दूसरा घाव, भारी घाव भी लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था, कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुनकर और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे, और तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वो गाड़ी में लिटाया गया। लहना सिंह को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देख लहना ने कहा, तुमको बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं। वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, हो तहने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, और लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे, मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है।
जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 बरस का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वो पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? तब धत कहकर वो भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू? सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह, पानी पिला दे। 25 बरस बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा। ना मालूम वो कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वो अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकलकर आया। बोला, ओ लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मेला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई? तब कल हो गई। देखते नहीं ये रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में? भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा, पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर रख दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में लिटाए वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ पाया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पे मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में ये आम खूब फलेगा। चचा भतीजा दोनों यहीं बैठ के आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है
उतना ही ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। तो ये थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, उसने कहा था। कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद खास है।